नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और हमारी इस खास पेशकश में हम आज बात करेंगे 2023 का साल बाजार के लिए कैसा रहा। वैसे तो 2023 काफी अच्छा साल रहा, खास करके छोटे और मझोले शेयरों में शानदार रिटर्न हमने देखे, लेकिन ऐसे साल में भी कई शेयरों ने निराश किया है। साल की शुरुआत में ज्यादातर एनालिस्ट का इन शेयरों में जोरदार रिटर्न का अनुमान था, लेकिन ये शेयर बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। क्या नए साल यानी 2024 में ये शेयर जलवा दिखा पाएंगे? इसी पर लेकर आए हैं ये खास पेशकश। काश होता 2024 में होगा। और शो में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरशकर और इन्वेस्ट शॉपी इंडिया से आशीष कपूर। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आज इस खास दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने शो की शुरुआत में आपको बताया और हमारे दर्शकों को भी बताया कि हम उन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर एनालिस्ट काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और जो कंसेंसस टारगेट दिए गए, रिटर्न दिए गए, वो काफ़ी शानदार थे, लेकिन इस पूरे साल वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। तो उन स्टॉक्स को एक एक करके हाईलाइट करेंगे और अब वहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में जो पहला स्टॉक है वो है यूपीएल। निफ्टी काउंटर है बड़ा और जो कंसेंसस रिटर्न पोटेंशियल देखा गया था यूपीएल के लिए वो था 40% से ज़्यादा, 42% का रिटर्न एक्सपेक्टेड था इस स्टॉक में यूपीएल में साल की शुरुआत में। लेकिन यूपीएल के स्टॉक में हमने देखा कि साल भर कुछ भी प्रदर्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिला और उल्टा 20% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। अब इसकी वजह भी काफ़ी सारी थी। कुछ ब्रोकरेज के हमने डाउनग्रेड भी देखे, डिमांड स्लगिश थी जिसके चलते कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी नहीं थी, तो एक प्राइसिंग प्रेशर भी था और बढ़ती इन्वेंट्री जो ग्लोबल स्तर पर इन्वेंट्री में बढ़त हुई है उससे भी कहीं ना कहीं स्टॉक में दबाव बनाने का काम किया है। तो ये कुछ ग्लोबल फैक्टर्स ने स्टॉक की चाल को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। लेकिन अब क्योंकि कंपनी तो खराब नहीं है तो सभी एक्सपर्ट्स ने एक मत राय भी दी है और हमारी लगातार यूपीएल पर काफ़ी सारे एनालिस्ट से चर्चा भी हुई है। तो इस वक्त मौजूदा स्तर पर कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे नज़र आ रहे हैं? जो प्रदर्शन हमने 2023 में नहीं देखा, क्या वो 2024 में देखने को मिलेगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और अविनाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यूपीएल लिमिटेड, और हम दर्शकों को भी बता भी रहे थे इस पूरे साल, ये साल यूपीएल का तो नहीं था, बहुत ही कमजोर प्रदर्शन रहा, 20% टूटा ये स्टॉक। अब यहाँ से यूपीएल की चाल आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फंडामेंटल लिहाज से भी देखें तो स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? नहीं पूजा, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि देखिए यूपीएल ने पिछले साल काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया, लेकिन इसकी एक वजह थी कि पूरा एग्रो मार्केट अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट नॉट ओनली यूपीएल बट आप सारे एग्रोकेमिकल कंपनीज को देखिए, जैसे रैलीज हो गया, सुमिटोमो हो गया, मेरे ख्याल से सारी कंपनीज को डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि इन्वेंट्री की बेसिकली ओवर सप्लाई हुई थी और ये इन्वेंट्री करेक्ट होते होते कम से कम 2-3 क्वार्टर्स गए। और नॉर्मली क्या होता है कि एग्रोकेमिकल कंपनीज को जो पहला हाफ होता है अप्रैल टू सितंबर, वो उनका पीक सीजन होता है, तो वो सीजन निकल गया है। तो अभी अगले 6 महीने में कोई बड़ी ग्रोथ आपको FY24 में देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा मानना है कि अभी अगला सीजन जब आएगा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर दैट इज 24 का, तभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पोजीशंस इन एडवांस बिल्ट इन करनी चाहिए कि ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा लग रहा है। ये इन्वेंट्री की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है और 583 में अभी जो यूपीएल मिल रहा है, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के पास काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है, इनकी ज्योग्राफिकल रीच भी अच्छी है, ओवरसीज मार्केट जैसे यूरोप, लैटिन अमेरिका में काम करते हैं। तो करीबन 700 रुपए का टारगेट प्राइस लेके इसमें एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो। अंडर वैल्यूड स्टॉक है और सबसे बड़ी बात, इसमें काफी अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो वही पे एक अच्छा कारण हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छे भाव पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि एंट्री प्राइस आपके लिए अट्रैक्टिव है। तो हमारा मानना है 700 रुपए के लिए यहाँ पे पोजीशन ऐड करें। ठीक है, तो 700 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं मौजूदा लेवल्स पर, क्योंकि स्टॉक अब काफ़ी टूट चुका है, लेकिन अगला साल स्टॉक के लिए अच्छा होगा और आकर्षक स्तर पर मिल रहा है। तो आप 700 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर यूपीएल में खरीदारी कर सकते हैं। अगले एक साल में इस तरह के टारगेट्स अविनाश जी देख रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टॉक पर चर्चा करेंगे और अब दूसरा स्टॉक है एसबीआई कार्ड। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि जो कंसेंसस टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहे थे, एनालिस्ट का मानना था साल की शुरुआत में कि 33% का रिटर्न स्टॉक में देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से क्रेडिट पिकअप हम देख रहे थे, डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था एसबीआई कार्ड्स के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्रेडिट पिकअप को देखते हुए, क्रेडिट कार्ड के डिमांड को देखते हुए, कंजम्पशन स्टोरीज भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। इन सबको देखते हुए अनुमानित रिटर्न जो बताया जा रहा था एसबीआई कार्ड्स के लिए वो 33% था, लेकिन चल नहीं पाया, स्टॉक अंडर परफॉर्म ही हुआ और इस पूरे साल देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न आया 4% का। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट किया वो एक खबर का किया जब आरबीआई ने अपना रिस्क वेट इंक्रीज कर दिया। और इसमें जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम देख रहे थे, एसबीआई कार्ड के लिए ये जो खबर थी ये काफ़ी नेगेटिव बताई गई। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे एसबीआई कार्ड कितना बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा इस खबर का, आगे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है और यहाँ से अब एसबीआई कार्ड जिनके पास है वो क्या करें और नए निवेश की सलाह देंगे? देखो, मेरे मुताबिक एसबीआई कार्ड्स में जरूर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है, बट फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। एंड मैं 3-4 साल से इसको ट्रैक भी कर रहा हूँ, रिकमेंड भी कर रहा हूँ। एग्री, थोड़ा मार्केट का भी अंडर परफॉर्मर रहा है, बट नथिंग टू वरी। आई थिंक revenues are going up, profits are going up, और profit margins are increasing, return on equity is increasing. थोड़ा सा वैल्यूएशन वाज हाई टू बिगिन विथ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा माना जा रहा था कि रिस्क प्रीमियम इसको मिलेगा, पर यूनिक स्टॉक का प्रीमियम मिलेगा, वो किसी वजह से मिला नहीं। बट मेरे मुताबिक तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है होल्ड करने के लिए। और अगर आपके पास पैसा है जिसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है तो आप इसको जरूर बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो इटसेल्फ बहुत ग्रो करना है, और इसमें कंपनी के पास बहुत अच्छी मार्केट में पोजीशन है। और जैसे मैंने बताया कि सारे पैरामीटर्स की रिटर्न रेशियोज आर इम्प्रूविंग, प्रॉफिट इज इम्प्रूविंग, रेवेन्यू इज इम्प्रूविंग। तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब मार्केट का इस तरफ फैंसी आएगी। और दूसरी बात ये है कि दिस इज एंड विल बी ऑलवेज द ओनली कंपनी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट जिसको आप प्योर क्रेडिट कार्ड प्ले मानेंगे, क्योंकि इसके पहले और उसके बाद आरबीआई ने किसी और कंपनी को परमिशन नहीं दी स्टैंड अलोन कंपनी को क्रेडिट कार्ड इशू करने की। तो ये इसके पास परमिशन है और ये ही कंपनी है। बाकी जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो पार्ट ऑफ अ बैंक है या पार्ट ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आपको कभी भी जब भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस की ग्रोथ की एक स्टोरी बनेगी तो यही एक कंपनी है, इसको एक यूनिक कंपनी का प्रीमियम ही मिलेगा। तो अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो आई विल डेफिनेटली सी आप इसको बाय कर सकते हैं। इट्स वेल मैनेज्ड, वेल रन, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड और होल्ड तो कर ही सकते हैं। अगर किसी वजह से आपने लिया हुआ है कि अभी आपका प्रॉफिट नहीं आया या लॉस में है तो होल्ड तो कर ही सकते हैं। 950 का एक टारगेट है जो मेरे मुताबिक जल्दी आना चाहिए। और अगर जैसे बताया अगर उसके ऊपर अगर आप बाय करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में रखने लायक ये स्टॉक है एसबीआई कार्ड का। वेल मैनेज्ड कंपनी है और क्रेडिट कार्ड की डिमांड हम देखेंगे बढ़ेगी। और ओवरऑल अगर स्पेस की बात करो तो इकलौती कंपनी है जो कहीं ना कहीं मोनोपोली सिचुएशन भी एंजॉय करती है। तो जिनके पास है होल्ड करिए। 950 के टारगेट्स आगे आशीष जी इस स्टॉक में देख रहे हैं। अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और ये कंपनी है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। कमज़ोर मार्जिन, हाई बैलेंस शीट लेवरेज का असर रहा स्टॉक में। अगर अपने पेयर से कंपेयर करें ज़्यादा कुछ शानदार प्रदर्शन नहीं रहा और इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही किया है। इस बीच एक और भी खबर आई थी जब टीसीएस क्लोथिंग को भी एक्वायर करने की खबर आई, उस चीज़ को भी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टर ने थम्स अप नहीं दिया, तो वहाँ उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा आदित्य बिरला फैशन के स्टॉक में दिखा है। इस वजह से हमने देखा काफ़ी टूटा ये स्टॉक भी। 33% के रिटर्न का वैसे तो अनुमान था। यहाँ अगेन अच्छे डिमांड, कंजम्पशन ग्रोथ साइकिल बेहतर नज़र आ रही थी, तो उस लिहाज से आदित्य बिरला फैशन सबको अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसके उलट ही प्रदर्शन रहा। 33% का अनुमान था लेकिन उसके सामने 2023 का जो रिटर्न आया 23% ये स्टॉक गिर चुका। और क्योंकि यहाँ पर कमज़ोर नतीजे भी देखने को मिले हैं। अविनाश जी, आपका क्या व्यू बन रहा है आदित्य बिरला फैशन पर?
नहीं पूछा, मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्टॉक ने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन इस कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट बुक के देखें तो आपने सही कहा कि टीसीएनएस क्लोथिंग के अलावा इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स खरीदे हैं और अभी एक सुपर कैटेगरी का रिटेलर बना है। मेरे ख्याल से देखिए ये इन्वेस्टमेंट फेज है और इन्वेस्टमेंट फेज में सामने से कंपनी को पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न्स आते हैं। मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में मुझे लग रहा है कि 265-270 का एक टारगेट प्राइस हमको लग रहा है आ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे 230, 225, 223 पे स्टॉक अभी चल रहा है। तो करीबन अगर किसी का नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ही निवेश करिए, क्योंकि रिटेल के बिजनेस में देखिए मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इंडिया में। अभी भी इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेल बहुत कम मात्रा में चलता है और जिस प्रकार से कंजम्पशन हो रहा है, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा, लेकिन थोड़ा स्लो मूवर है, ये ध्यान में रखिए। तो हमारी तरफ से होल्ड है विद टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 260, 265 अगले 12 महीने। ओके, तो अगले 12 महीने के लिए 260 के टारगेट्स देख रहे हैं और जिनके पास है होल्ड करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है, क्योंकि कुछ जो ब्रांड्स है वो इनके काफी अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय में कर सकते हैं। मिड कैप रिटेल कंपनी पर फोकस करेंगे और वो है वी मार्ट। कंसेंसस रिटर्न एस्टिमेट्स जो निकल कर आए थे, एनालिस्ट का अनुमान था कि करीब 27% की तेजी स्टॉक में आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 28% ये स्टॉक टूट चुका। यहाँ पर भी नतीजे कमजोर थे, उसका भी काफी इम्पैक्ट आया। मार्जिन के फ्रंट पर कमजोर, रेवेन्यू ग्रोथ धीमी थी, कमजोर डिमांड का भी असर पड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहना है कि कंपनी को अपने कुछ स्टोर्स बंद भी करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा लाइम रोड जैसी कंपनियों में भी कंपनी ने निवेश किया था, लेकिन वहां से भी कुछ फायदा इतना कुछ खास वी मार्ट को मिला नहीं। तो शुरुआत में तो काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, लेकिन अभी जो गिरावट आई है, आशीष जी आपसे समझना चाहेंगे वी मार्ट रिटेल अब यहाँ से आपको कैसा लग रहा है? क्या दिक्कतें थी कंपनी के साथ में? क्या कुछ सुधार, कुछ रिकवरी का अनुमान है आने वाले साल में? देखो, मेरे को नहीं लगता। एक तो ऑब्वियसली जैसे हमने ठीक बताया, द रिजल्ट्स आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप किसी भी लिहाज से देखें, अगर आप मार्जिन्स देखें, प्रॉफिट देखें, दे ऑल डिक्लाइनिंग। तो वो एक कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। दूसरा, मेरे को अपना माय ओन फीलिंग इज द रिटेल जो सेक्टर है उसमें कंपटीशन इज गोइंग टू रियली इंक्रीज विद, जहाँ पे जियो जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स एक्सपैंड कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज इंक्लूडिंग वेस्टसाइड, टाइटन। आपका बहुत ऐसे जगह से कंपटीशन आएगा और इंक्रीज होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि वी मार्ट जो ऑलरेडी थोड़ा लूज कर रहा है अपना होल्ड, इस पे बेट करना चाहिए मेरे मुताबिक। अब मार्केट के अंदर इवन इफ यू वांट टू डू रिटेल में बेट, तो देयर आर बेटर ऑप्शंस। तो मेरे को लगता है कि आप इसमें से निकल जाना ही बेटर रहेगा। ओके, तो वी मार्ट में अगर जिनके पास है तो अभी निकल जाए, क्योंकि 2024 में भी ज्यादा कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिकवाली की सलाह है आशीष जी की तरफ से। अब आते हैं एक और बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस की बात करेंगे, सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर भी उम्मीद करके चल रहे थे कि 19% की तेजी आएगी स्टॉक में, लेकिन स्टॉक इस साल 16% टूट चुका। और एक तरफ हम देख रहे थे कि ये तो पूरा साल बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के लिए ही था, छोटे मझौले सरकारी बैंक सभी चल रहे थे, लेकिन सिटी यूनियन बैंक इसमें नहीं चल पाया। हालांकि नंबर्स अगर देखेंगे तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन इनकी क्रेडिट लागत और मार्जिन को लेकर कुछ डाउट्स निकल कर आए थे। अविनाश जी, आप क्या कहेंगे सिटी यूनियन बैंक के प्रदर्शन पर? और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बाकी सभी बैंक्स तो चले, ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो क्या 2024 में कुछ उम्मीदें हैं सिटी यूनियन बैंक से? बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसमें ज्यादातर सारे नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है। और देखिए ये बैंक बहुत पुराना बैंक है, बेसिकली साउथ में बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करता है। इनका गोल्ड फाइनेंसिंग बुक देखिए या स्मॉल सेक्टर में एसएमई एमएसएमई का बुक देखिए तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। जो मार्केट को शायद पसंद नहीं आया वो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स थे जहां पे इन्होंने अकाउंटिंग अपने कई लोन अकाउंट्स के बराबर नहीं किए थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये सॉर्ट आउट हो चुका है। अगले साल होपफुली अगर क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में रहता है और गोल्ड फाइनेंस, एसएमई एमएसएमई फाइनेंस में ग्रोथ ये मेंटेन कर पाती है, तो मेरे ख्याल से नंबर आने वाले साल में काफी अच्छे रहेंगे। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट के अनुमान के हिसाब से थोड़ी सी कम थी, लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी कि शेयर में कोई अच्छी तेजी ना आए। तो अगले साल का टारगेट हमारा करीबन 175-180 है। ये बहुत ही सस्ता बैंक है, जिनको पैसा लगाना है और एक छोटा सा बेट लेना है, ये लेवल से मेरे ख्याल से खोने के लिए कुछ नहीं है।
बट बढ़ेगा तो अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो हमारा यहाँ पे नियर टर्म का टारगेट 180 है। ओके, तो जितना टूटना था टूट चुका है, अब यहाँ से बढ़ेगा ही और अगले 1 साल के लिए 180 का लक्ष्य दिखाई दे रहा है सिटी यूनियन बैंक पर। ये कंपनियां जो हम आपको बता रहे हैं, जो भी रिकमेंडेशन देख रहे हैं, इससे देखिए, नोट कर लीजिए। आप चाहे तो बाद में यूट्यूब पे भी जाकर पूरा एक रिकमेंडेशन देख सकते हैं और इससे आपको फायदा ही होगा। अगले साल के लिए स्ट्रैटेजी आपकी तैयार हो जाएगी, पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद मिलेगी। एक और फाइनेंशियल स्पेस पर बात करेंगे, आवास फाइनेंशियल्स। यहाँ पर भी बात तो की जा रही थी कि ये स्टॉक करीब 40% चलेगा, लेकिन इस स्पेस ने भी अंडर परफॉर्म किया और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में एक जो कॉमन चीज़ निकल कर आई वो ये थी कि आवास फाइनेंशियल्स के मुकाबले जो इनके पेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एयूएम में भी एयूएम और डिसबर्समेंट में भी स्लो ग्रोथ देखने को मिली, तो पेयर्स ज़्यादा पसंद आ रहे थे आवास फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो। इस वजह से हमने देखा ये स्टॉक ज़्यादा चला नहीं और 18% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया। आशीष जी, आवास फाइनेंशियल्स कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? नहीं, आवास फाइनेंशियल जो राइटली सेड बिग डिसअपॉइंटमेंट, और कंपनी के जो ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हो रहा है वो काफी कम हो रहा है, जो उम्मीद थी उससे बहुत कम हो रहा है। एंड जो दूसरा कंसर्न इज फाइनेंशियल्स आर वेरी वीक। एंड तीसरा मेजर कंसर्न इज द प्रमोटर हैज डिक्रीज्ड अपनी होल्डिंग। अब ये एक बहुत सीरियस पॉइंटर होता है कि अगर प्रमोटर अपना शेयर गिर रहा है और प्रमोटर भी अपना स्टेक कम कर रहा है, तो दैट इज आल्सो वेरी बिग रेड फ्लैग। सो मेरे मुताबिक तो डेफिनेटली सेल है, इसको में निकल जाना चाहिए। और लकीली इसी सेक्टर के अंदर देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, तो इसके साथ क्यों रहना चाहिए, इसमें तो जल्दी जल्दी निकल के अपना पैसा कहीं और डालें। ठीक है, तो आवास फाइनेंशियल से भी निकलने की राय आशीष जी की तरफ से, और दूसरे स्टॉक्स हमने अभी डिस्कस भी किए, आप वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। अब फोकस करते हैं थोड़ा फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस की तरफ, इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ, और स्टार हेल्थ। इसकी भी अगर बात करें तो स्टॉक ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया, काफ़ी ज़्यादा टूटा। अगर अपने पेयर से कंपेयर करेंगे तो करीब 13% की गिरावट 2023 में देखने को मिली है, और अनुमान जो था वो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ का था, 38% के रिटर्न का अनुमान था। और यहाँ पर भी वही केस नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के बनस्पत अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करेंगे तो काफ़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिली है। आशीष जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है स्टार हेल्थ पर? माफ़ कीजिएगा, अविनाश जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि पूजा, स्टार हेल्थ एक ऐसी कंपनी है जो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना नहीं है। आई थिंक ये कंपनी में काफी वेल एस्टेब्लिश एचएनआई जैसे राकेश झुंझुनवाला ने भी पैसा लगाया है। मेरे ख्याल से ये इनका जो मेडिक्लेम का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्केलेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही पॉपुलर है। और मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत लंबी है। इंश्योरेंस कंपनीज को नॉर्मली लोग शॉर्ट टर्म नजरिए से देखते हैं, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है कम से कम 1.5-2 साल का, तो मुझे लग रहा है कि इनकी ज्योग्राफिकल रीच, इनका प्रोडक्ट बुके, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली आने वाले सालों में इंप्रूव होगी। हालांकि देखिए, डेफिनेटली पब्लिक इश्यू के बाद एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी जो शायद कंपनी ने नहीं मेंटेन की, लेकिन करंट लेवल पे 525 523 पे ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आपका लंबा नजरिया है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट नियर टर्म में तो 600 रुपए का फेयर वैल्यू बनना चाहिए और यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। थोड़ा समय इसको आप दे दे तो अच्छा पैसा यहाँ पे जरूर बनेगा। ठीक है, तो होल्ड करने की राय स्टार हेल्थ पर 600 की टारगेट के लिए। अब आशीष जी, आप बायोकॉन पर सलाह दीजिए, यहाँ पर क्या करें? इस स्टॉक में अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो 7% टूटा है, यूएस में प्राइसिंग प्रेशर का असर भी देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कर्ज कम करने की योजना थी कंपनी की, वहां पे भी काफी धीरे धीरे प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो बायोकॉन अब यहाँ से क्या करे, जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे बायोकॉन में? देखो, होल्ड कर सकते हैं, थोड़े फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, दैट आई एग्री। एंड जो इन्वेस्टर्स के थोड़े ऊपर रेट पे दिया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं। अपना जो रेट है वो आना चाहिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर भी थोड़ा सा सेंटिमेंट भी वापस आ रहा है, और बायोकॉन का जो राइटली सही कैश जनरेशन इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रही है। बट एक लंबे नजरिए से मेरे मुताबिक अवॉइड है स्टॉक, क्योंकि बहुत हमेशा ही पिछले जब 20 साल में जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, हमेशा ही इसमें बहुत स्कोप की बात की जाती है। एंड आई वुड पुट दिस कंपनी दिस थिंग के भी, उसका जो अगर आप देखें 20 साल का जो रिटर्न है शेयर होल्डर्स को, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब अगर 20 साल पहले किसी ने अगर बैंक डिपॉजिट किया होता
तो उसका शायद ज्यादा पैसे बन गए होते इस शेयर की तुलना से। तो एक बहुत लंबी अवधि 20 साल में भी जिस शेयर ने परफॉर्म नहीं किया, there's definitely a red flag on that. सो मेरे मुताबिक आप अभी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव हो रहा है फार्मा सेक्टर का और कंपनी का भी प्रदर्शन अच्छा है। पर जब आपका रेट वापस आए तो यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपना पैसा कहीं और डालना चाहिए। बिल्कुल। तो बायोकॉन फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है क्योंकि धीरे धीरे ही यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी और अगर आप नुकसान में हैं तो फिर दूसरी अच्छी कंपनियां भी हैं, आप वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आशीष जी की अवॉइड करने की सलाह। चलिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा की है, उनके टारगेट और अवधि भी हमने आपको बताई और कहाँ से निकलना है, किसको बेच के चलना है, ये भी हमने आपको बताया कि 2024 में भी इन स्टॉक से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। इसी नोट के साथ आशीष जी, अविनाश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।